तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श है। क्या मिला तुम्हें तुम्हारे उसूल और आदर्शों से? तुम्हारे उसूल और आदर्शों को जोड़कर दो वक्त की रोटी भी नहीं बन सकती। देखो देखो मुझे, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी के, बैंक के बैलेंस है, क्या है? क्या नहीं है मेरे पास? और क्या है तुम्हारे पास? क्या है? दो सिर्फ दो वक्त की रोटी, वर्दी और पुलिस की जीप। बाय बाय मेरे पास माय भाई। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये जो डायलॉग मैंने आपको सुनाया, ये इंडिया का टॉप मोस्ट फिल्म इंडस्ट्री का डायलॉग है आज तक की हिस्ट्री में। अगर किसी को रेटिंग मिली है तो इसको मिली है कि होगा तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, लेकिन मेरे पास माँ है भाई, माँ। राइट। लेकिन भैया शशि कपूर साहब क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मेरे उसूल, मेरे आदर्श इस बात की इजाजत नहीं देते, और बच्चा सब कह रहा है तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। सर ये उसूल और आदर्श, सर जी क्या नाम होता है सर? ये क्या होता है सर? अरे भाई और मानो देवी सज्जनों, इन्हीं उसूल और इन्हीं आदर्शों को अगर मैं मैनेजमेंट की भाषा में बोल दूं तो मैनेजमेंट की भाषा में से बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स दोस्तों, प्रिंसिपल्स यानी कि मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे किस बात की इजाजत देते हैं? प्रिंसिपल्स। राइट। आज का टॉपिक भी यही है, उसूल और आदर्श। और भाई उसूल और आदर्श हैं, उसूल और आदर्श अगर मैनेजमेंट के होंगे तो उसे बोल देंगे उसूल आदर्श ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और यही हमारा आज का चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर जो उसूल आदर्श हैं, जो भैया कह रहे भाई मेरे पास माँ है, भाई मेरे पास माँ है, अगर ये उसूल और आदर्श उनके इस बात को इजाजत नहीं देते कि वो शहर छोड़ दें और बच्चन साहब है ना, क्योंकि इसमें विलन होते हैं तो उनका सामना ना करें, तो ये उसूल आदर्श कोई नियम या कायदा या कानून नहीं होते। इन्हें आप रूल्स नहीं बोल सकते, ये रूल्स है, कानून बन गया ना। मेरे अपने उसूल आदर्श कभी कानून नहीं होते। सरकार जो उसूल और आदर्श बनाती है या सरकार जो लॉ बनाती है वो नियम कायदे कानून होते हैं। भैया मेरा अपना उसूल है कि नहीं बात, मेरे अपने आदर्श है, राइट, कि तो भैया वो मेरे हैं, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलेगा, ना वो किसी के ऊपर लागू होंगे, इसलिए मैं उसे लॉ या कानून या कायदे कानून नहीं बोल सकता, है ना। ऐसे पिक्चर थी बच्चन साहब की, आपने इस गुरुकुल की प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन को तोड़ा है, इसकी सजा है मिस्टर राजारायण, आपको जरूर मिलेगी, और आपके साथ साथ उन तीनों बच्चों को भी मैं गुरुकुल से बाहर निकालता हूँ। गुरुकुल के परंपरा अनुशासन को आप तोड़ नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं? है तो ये परंपरा अनुशासन, ये भी इसी का यही कॉन्सेप्ट है कि परंपरा अनुशासन, है ना, ये भी हमारे एक ही, है ना, डायलॉग में, इसी डायलॉग में कवर होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स। सर क्या ये परंपरा अनुशासन उसूल आदर्श क्या जबरदस्ती थोपे जाते हैं? ना मुन्ना ना, ये आपको सिर्फ पता क्या करते हैं, जो मैं ग्रीन पेन से बहुत जबरदस्ती हाईलाइट कर ले रहा हूँ, गाइडलाइंस, यानी कि यही मुन्ना हो गया, यही आपने सीख लिया। अरे भाई बहनों देव आपने आप सीख लिया है पहला एमसीक्यू, यही आपका पहला एमसीक्यू हो गया एग्जाम के लिए, राइट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, जिससे हमें फायदा मिलता है, जिससे हमें गाइडेंस मिलती है डिसीजन लेने की अपने बिजनेस की। तो आप क्या बोलोगे अगर एमसीक्यू में आएगा? तो रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो आप क्या लगाएंगे? अरे भाई बहनों आप लगाएंगे सर ये हमारी गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस, ना रूल नहीं, गाइडलाइंस। फिर हर एक लाइन को मुन्ना, बस मेरी एक बात ध्यान रखना, जीवन में तभी बिजनेस में 100 में से 100 आएंगे, हर एक लाइन को मुन्ना। एक लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, एक लाइन जो आप मेरी बुक से पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन अपने आप में एमसीक्यू है, इट्स एन एमसीक्यू इटसेल्फ। सर कैसे? देखो, गाइडलाइंस आर डिराइव्ड, ये जो गाइडलाइन है उसूल आदर्श, ये उसूल आदर्श बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन से, बिल्कुल सही। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन ह्यूमंस के ऊपर, ये केमिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था पहले चैप्टर में कि केमिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं है, H2 में O मिला दे तो पानी बनेगा ना मुन्ना, ये ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट है। तो ये स्टैटिक नहीं होते, स्टैटिक नहीं होते मतलब ये फिक्स्ड नहीं होते, देयरफॉर ये ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, देयरफॉर नॉट फिक्स्ड, ये बदल सकते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करते हैं। सर कैसे? भैया मुझे तो नहीं, यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है भैया, साउथ में हो गए है ना,
किसी जगह पे होगा राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ रही है भैया, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता इतने कम पैसों में, इतना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इतने रुपये तो पानी पी जाऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत बढ़िया जगह है, सुकून वाली जगह है, अच्छी आसपास सोसाइटी है, मेट्रो पास में, फैसिलिटीज अच्छी है, हॉस्पिटल पास में, तो भैया मैं अच्छे से काम करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन, पैसा, सेम सैलरी अगर आप किसी राजस्थान के बंदे को देंगे तो शायद वो काम ना करे, क्योंकि उसको वहां पे दिक्कत है, सर मेरे ट्रांसफर मत करो राजस्थान, मैं नहीं जी रहा हूँ सर, मेरे स्किन की प्रॉब्लम है सर मैं तो लाल हो जाता हूँ पूरा धूप में और आप मुझे राजस्थान भेज रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो सर। हाँ, लेकिन उसी बंदे को आप भेज दो देहरादून, मसूरी के आसपास, है कि नहीं बात, राइट, तो बेचारा देहरादून में खुश रहेगा, सुहाना सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, संडे संडे मसूरी घुमाए, कह रहे सर कोई बात नहीं, इसी पैसे में मुझे वहां भेज दो, कम से कम डेवलप तो है भाई, हिमाचल की क्या कहते हैं वो है राजधानी, है कि नहीं। तो भैया क्योंकि ये ह्यूमंस के ऊपर है, देखो ह्यूमंस ने एक पैसे पर राजस्थान नहीं गया, लेकिन सेम अमाउंट पर वो देहरादून जाने के लिए तैयार है, इसलिए प्रिंसिपली फिक्स्ड नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन ये गाइडलाइन जरूर हो सकती है, गाइडलाइन जरूर है, लेकिन ये गाइडलाइन भी कैसे बनाई है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन ह्यूमंस। तो अब यही एमसीक्यू बनेगा, प्रिंसिपल्स आर, या ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, गाइडलाइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन, आप लिखेंगे ह्यूमंस के ऊपर, मशीन्स के ऊपर नहीं, ह्यूमंस के ऊपर। अब देखो सबसे बड़ी एग्जांपल, भैया किसी कंपनी में प्रमोशन का जो तरीका होता है ना, दो तरीके से हो सकता है भैया। अगर एक कंपनी में प्रमोशन है तो एक कंपनी कह रही है हम प्रमोशन करेंगे मेरिट बेसिस पर, यानी जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जो जितनी बढ़िया डिग्री लेके आएगा, मतलब तुम पहुंच के भैया सीए बन गया, मैं सीए, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, तो भैया सीए की डिग्री लेके पहुंच के बताना, अपने नाम के पहले प्रीफिक्स जोड़ना है, तो सीए बन के पहुंच गया तो भैया तुम्हारा प्रमोशन हाई, ठीक है, आते तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे बिठा दिया। कंपनी कह रही नहीं यार हमारे इतने सारे एम्प्लॉय हैं, तो कुछ कंपनी कह रही है हम मेरिट बेसिस पे नहीं, हम सीनियोरिटी बेसिस पर, यानी एज के बेसिस पर, है ना, सीनियर बेसिस पर, एज के बेसिस पर हम क्या करेंगे, आपको प्रमोशन देंगे, यानी जो जितनी बड़ी एज का होता जाएगा उसके हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। तो भैया ये गाइडलाइन है। कुछ कंपनी कहती है पढ़े लिखों को हम पहले प्रमोशन देते हैं, कुछ कंपनी कहती है ना जो जितने बूढ़े होते जाते हैं हम उनको पहले प्रमोशन देते हैं, सीनियोरिटी बेसिस पर ही प्रमोशन दिया जाता है। तो ये गाइडलाइंस है। अब आपके पापा का जो बिजनेस है ना, आपकी मम्मी का जो बिजनेस है, आपके पापा का जो बिजनेस है, आप उस पे दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। आप कहते हैं पापा मेरिट बेसिस पे देंगे, आप कहते हैं सीनियर बेसिस सीनियोरिटी पे देंगे, जैसा आपका जी करे, तुम बिन मोरा जी लगे ना, ऐसे जैसे आपका जी करे वैसे दे दो, ओ जी, है ना, सीनियोरिटी बेसिस पर, अदर मेरिट बेसिस पर। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सर 2007 में, सुनना ध्यान से, 2007 में क्या हुआ, 2007 में वोडाफोन इंडिया में आया, वोडाफोन नीदरलैंड की कंपनी है, वोडाफोन इंडिया में आया और वोडाफोन ने, है ना, वोडाफोन ने क्या किया, हच को टेक ओवर किया, हच को, राइट। और हच एक कंपनी थी, हचसन एक कंपनी थी जो टेलीकॉम कंपनी थी, वो अपने आप को उसने सेल कर दिया और वोडाफोन ने उसे टेक ओवर कर लिया। इंडिया में 2007 में पहली बार वोडाफोन जब एंटर किया तो उन्होंने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाए, मजेदार। जूजू, इन्हीं एड्स के साथ उन्होंने धमाका करा मार्केट में, लोगों को इतने बढ़िया एड लगे, ना कोई सेलिब्रिटी लिया ना कोई क्रिएटर लिया, अरे भैया एड मजेदार, वो भी साइलेंट एड, कहीं भी चलाओ पूरी दुनिया में, है कि नहीं बात। जब उन्होंने टेक ओवर किया तो सुनना बहुत ही गंभीर मुद्दा, सर गंभीर मुद्दा, हाँ गौतम गंभीर से भी गंभीर, सर क्या, जब भैया उन्होंने टेक ओवर किया, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने वोडाफोन के ऊपर एक लाइबिलिटी निकाली, टैक्स लाइबिलिटी निकाली, वो पता कितने की, 11,000 रुपए की नहीं, कलोल, 11,000 कलोल की टैक्स लाइबिलिटी निकाली। वोडाफोन ने कहा कैसी बात कर रहे हो। अब ये थोड़े सी लेवल की बात आ जाती है कि भाई क्या क्या कहानी हुई थी, मतलब वोडाफोन ने झोलझाल किया था कुछ, है ना, जब आप सीए करेंगे तब बताऊंगा। तो वोडाफोन ने झोलझाल किया था, झोलझाल में उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए एक तरीके से, तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूरी रिसर्च करी और लाइबिलिटी निकाली 11,000 करोड़ की विद सबूत,
उसने भैया 1500 पेज की चार्जशीट बनाई, 1500 पेज का केस बनाया। मतलब उसने 15 पढ़कर, पूरा इनकम टैक्स लॉ पढ़कर, पूरा इनकम टैक्स के केस स्टडीज पढ़कर 1500 पेज का एक चिट्ठा बनाया इतना मोटा, और बोला कि सर इसको अगर आप पढ़ेंगे ना, इसके ऊपर अगर गौर देंगे तो इसके हिसाब से 11,000 करोड़ रुपए बनते हैं कि वोडाफोन हमें जमा करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 11,000 करोड़ रुपए जमा करे। इस पूरी चार्ज शीट के अकॉर्डिंगली 11,000 करोड़ का घपला किया गया है, 11,000 करोड़ की चोरी की गई है। ठीक है, ये बात कोर्ट में प्रूफ हो गई और कोर्ट ने बोला मुन्ना 11,000 करोड़ रुपए जमा करो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भैया इतनी डिटेल एनालिसिस, मतलब कोई पढ़ा लिखा बड़े से बड़ा सीए हो चाहे बड़े से बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर हो, कोई पढ़ा लिखा बंदा इतनी जबरदस्त एनालिसिस नहीं कर पाया आज तक जितनी एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने कर दी। इनकम टैक्स ऑफिसर सबसे लोअर पोस्ट है ना, लोअर पोस्ट के इनकम टैक्स ऑफिसर ने कर दी। उसके ऊपर बहुत लंबी हायरार्की होती है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर होता है ना, जॉइंट ऑफिसर होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इनकम डेवलपमेंट ऑफिसर, जॉइंट इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर चीफ कमिश्नर, ऐसे बहुत लंबी हायरार्की होती है कि नहीं बात। लोअर पोस्ट वाले ने जब ये बात प्रूफ कर दी तो भैया इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसका प्रमोशन सीधा 5 लेवल अप, मतलब वो यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 इससे ऊपर वाले पे उसको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया और उसे बना दिया कमिश्नर। कमिश्नर बन गया भैया वो इनकम टैक्स का, और एक उसे उपाधि भी दी गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमिश्नर बन गया एक ही झटके में, जिससे उसे लगते कम से कम 30 से 40 साल बनने में सीनियरिटी बेसिस पर। और उसे पता क्या उपाधि दी गई, लर्नेड। उसके नाम के आगे प्रीफिक्स जोड़ा गया जो आज भी जुड़ा हुआ है, दैट इनकम टैक्स ऑफिसर इज कॉल्ड लर्नेड, पढ़ा लिखा इनकम टैक्स ऑफिसर। किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम के आगे ये वर्ड आज तक नहीं जुड़ा इंडियन हिस्ट्री में, उसके आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जोड़ा। भाई इतना पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं हो सकता, इतनी डिटेलिंग तो कोई भी नहीं कर सकता जो तूने कर दी, इसलिए हम आपको आज ये उपाधि देते हैं, है ना। जैसे मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में उपाधि देते ना फ्लाइंग सिख, ऐसे ही भैया आपको उपाधि देते हैं लर्नेड इनकम टैक्स ऑफिसर, लर्नेड इनकम टैक्स ऑफिसर। अब अगर आप यहां देखें, अगर यहां देखें प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या हुआ, प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या किया इनकम टैक्स ऑफिसर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने प्रमोशन का क्राइटेरिया मेरिट नहीं था, इनकम टैक्स ऑफिसर का प्रमोशन का क्राइटेरिया सीनियरिटी नहीं था, इनकम टैक्स ऑफिसर का प्रमोशन का क्राइटेरिया था वोडाफोन का केस सॉल्व होने का, वोडाफोन का केस सॉल्व का। यानी कि गाइडलाइन है कि आप अपने यहाँ पर प्रमोशन करें अपने एम्प्लॉय का, कैसे करना है आपकी मर्जी है, कैसे करना है आपकी मर्जी, कैसे करना है आपकी मर्जी है। आप मेरिट बेसिस पर कर सकते हैं, सीनियरिटी बेसिस पर कर सकते हैं, और केस सॉल्व बेसिस पर इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या, और भैया गाइडलाइन आए, तुम्हारे सोल तुम्हारे आदर्श तुम्हारी गाइडलाइन बनती है, कानून नियम नहीं बनते तो अपने हिसाब से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आए। तो भैया वो कह रहा है इस केस का, सर वो कह रहा है किस केस का पता है, वोडाफोन फिर इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। अब ये केस है ना कहाँ पे चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। और अब तक उनके ऊपर 7900 करोड़ की तो टैक्स लायबिलिटी है अब तक, इतने सालों में, है ना, 15-20 सालों में, है ना, 15 सालों में लगभग, ठीक है, 16,000 का इंटरेस्ट बन चुका है और इतनी पेनल्टी बन चुकी है। 15 और 15 यानी कि 30-32,000, मोटा मोटी 32,000 करोड़ के उनके ऊपर लायबिलिटी बन चुकी है। लेकिन ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, कहाँ चल रहा है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी यूके में चल रहा है केस, राइट। अब देखो भैया अगर केस इंडिया जीत गया और ढोल बजाएगा, है कि नहीं बात, राइट, 30-35,000 करोड़ रुपए सीधा अंदर। अब जो मैंने बात ऊपर बताई, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल की तरह होते हैं, नहीं मुन्ना नहीं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल की तरह नहीं होते, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होता है। मैंने बताया भैया राजस्थान में कोई अलग तरीके से बिहेव करेगा, काम नहीं करेगा, इजिप्ट में तो वो बिल्कुल ही नहीं करने का मुन्ना, है कि नहीं बात, हो सकता है देहरादून में या फिर भी नॉर्थ साइड में वो, है ना, बढ़िया तरीके से काम कर ले। क्यों ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी भी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किए जाते साइंस की तरह, साइंस के केमिकल लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर कभी टेस्ट नहीं होते, इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट सेम एज साइंटिफिक प्रिंसिपल, राइट। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम, क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम साइंस, तो आपके लिखोगे टिरयू लॉ की तरह टिरयू, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है।
मजा ही आ चुका है। तो मुन्ना सबसे पहले पता क्या पढ़ लेते हैं, सबसे पहले धमाकेदार शुरुआत कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। तो भाई और बहनों, देवियों सज्जनों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयर। यानी दो महान लोग हुए हमारे देश दुनिया में, दो महान लोग हुए। एक महान लोग थे हेनरी फेयर और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर। दोनों ने आज से 100 साल पहले कुछ प्रिंसिपल्स यानी कुछ उसूल तुम्हारे आदर्श बनाए, जिसे आज भी हम फॉलो करते हैं। इन्हें क्या फॉलो करना सर? जो उसूल आदर्श प्रिंसिपल हेनरी फेयर ने बनाए हैं, क्या इन्हें फॉलो करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है? नॉट कंपलसरी। अभी तो बताया कि भैया ये कंपलसरी नहीं है। मुन्ना जे का है मुन्ना, जे का है, जे गाइडलाइन है। आपको अच्छी लगे तो फॉलो करो, आपको अच्छी ना लगे तो फॉलो मत करो। फेयर ने तो बोल दिया खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, मुन्ना खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट। दे आर जस्ट गाइडलाइन, इसलिए इन्हें फॉलो करना कंपलसरी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जान जाएंगे, अगर पापा मम्मी का बिजनेस तो कहीं ना कहीं आप जान जाओगे ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते आए हैं बहुत शानदार जानदार तरीके से। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है। लिख दो मजा ही आ चुका है सर, मजा ही आ चुका है, लिख दिया हमने नीचे कमेंट में। शेयर भी कर दो, है ना, शेयर भी कर दो, वरना मैं भी महाकाल बन जाऊंगा मैथ वाले सर की तरह। जय महाकाल, जय महाकाल। दो चार हजार लोगों के लिए नहीं बैठा मैं, बैठा कम से कम 1-2 लाख लोगों के लिए। जय महाकाल, शेयर लाइक पे लाइक ठोको, शेयर में शेयर ठोको। तो भैया ऐसा मैं रुद्र रूप धारण कर लूं, इससे पहले तुम खुद ही क्या करो, अपने दोस्तों के साथ स्कूल में शेयर करना बनता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे और आपको भी मोटिवेशन रहे। मोटिवेशन से ही एनर्जी आती है और वीडियो बनाने का जोश डेवलप होता है। हाँ सर हम बिल्कुल शेयर करेंगे, चिंता मत करो, हम आपको टॉप पे पहुंचाएंगे बहुत जल्दी। आपके सब्सक्राइबर 1 मिलियन कर देंगे, चिंता मत करो आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बहुत बढ़िया, आमीन। इधर ध्यान दो, है ना। अब कंपलसरी नहीं, गाइडलाइन है। हेनरी फेयर, है ना, हेनरी फेयर साहब का जन्म हुआ था 1841 में। तुम पिछले जन्म में रहे होंगे। उन्होंने मुन्ना अपनी लाइफ में 14 प्रिंसिपल, 14 उसूल आदर्श बनाए कि अच्छे लगे तो फॉलो करो वरना मत करो। सर पहला प्रिंसिपल उन्होंने बनाया कि भैया कोई भी बंदा जीवन में कभी भी अकेला काम ना कर सकता। भैया 1 मैन आर्मी इज अ बुकिश फिल्मी कॉन्सेप्ट। देयर इज नथिंग लाइक इन मैनेजमेंट, देयर इज नथिंग लाइक इन कंपनी 1 मैन आर्मी। ठीक है ना। फेयोल सर का मानना ये है कि 1 मैन आर्मी जैसी कोई चीज नहीं होती। आप कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो अपने काम को बांटना पड़ेगा, अपने काम को पहले छोटे छोटे टारगेट में, छोटे छोटे उसमें बांटो। जैसे भैया आपको 12th में 100 में से 100 लाने हैं, 12th में टॉप करना है, तो अपने सब्जेक्ट को अपने बांटा ना कि भैया अकाउंट्स ऐसे पढ़ूंगा, इको ऐसे पढ़ूंगा, बीएसटी ऐसे पढ़ूंगा। तो ऐसे अपने काम को बांटो, इस समय ये पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। डिवीजन होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, हर एक बंदा जो वो काम करेगा, अगर आपने जिसको भी काम सौंपा है वो उस चीज में परफॉर्म करेगा और वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। एक ही काम को रोज करते रहेंगे, काम को रोज करते रहेंगे तो बंदा क्या बन जाएगा, वो बंदा बन जाएगा उस काम में सुपर डुपर शानदार स्पेशलिस्ट। जैसे हम कई बार वीडियो देखते हैं फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे भी, एक बंदा इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि मतलब आंख बंद करके भी वो उस काम को कर सकता है। ठीक है। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क से उस काम से क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। राइट। अब मुन्ना बहुत मजेदार बात सुनना। हेनरी फेयर सर ने बोला अगर तुम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करोगे, ठीक है, अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो इसके कुछ फायदे होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। फिर उन्होंने बोला अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो किया तो उसके कुछ नुकसान होंगे। ना मुन्ना ना, फॉलो करने का कभी कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए मुन्ना बहुत ध्यान से लिख रहा हूं, तुम भी लिख लेना। अगर डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो नुकसान है मुन्ना। फॉलो किया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फॉलो किया तो फायदा ही फायदा है, फॉलो नहीं किया तो नुकसान होगा। तो फॉलो करूंगा तो क्या प्रॉफिट होगा, सबसे पहला प्रॉफिट होगा सर, मैं उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिखते रहना ना। और उस काम में मेरी क्या बनेगी, दो लिखवाऊंगा, उस काम में आपकी एफिशिएंसी बनेगी। ठीक है, यही एमसीक्यू बन जाएंगे, है कि नहीं बात। राइट। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज, स्पेशलिस्ट होना, या कोई और दे देगा तो आप लिखोगे एफिशिएंसी स्पेशलिस्ट, दोनों बोथ में।
अगर मैं फॉलो नहीं करता, मैं कह रहा हूं मैं नहीं करता डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो, है कि नहीं बात? घर में तो मम्मी करती है, पापा को सब्जी लाने के लिए कह दी, आपको कुछ और लाने के लिए कह दे, घर का ग्रोसरी का सामान लाने के लिए दे, मम्मी खुद अपना काम कर रही है ना, मेड लगा रखी है तो वो बर्तन कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तो उन्होंने काम अपना डिवाइड कर रखा है, तभी उसमें आप क्या है स्पेशलिस्ट रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही चलेगी। कंपनी कह रही है वन मैन आर्मी हूं मैं, मेरे बदले की वन मैन आर्मी, आई एम द वन मैन आर्मी, तो वन मैन आर्मी है वाला पता है क्या होगा? फिर ये होगा तू सारे काम करेगा, है कि नहीं बात? तो होगा लैक ऑफ स्पेशलिटी, स्पेशलिटी लैक हो जाएगी, इसका उल्टा। और एफिशिएंसी क्या होगी सर? एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस भी क्या होगी? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी गिरेगी। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी है? सर समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब एग्जाम्पल देखो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल आप लिखेंगे डिवीजन ऑफ वर्क का मैकडी का, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल। भैया मैकडी में गए हो तो मैकडी में आप एग्जाम्पल लिखना, इन मैकडी वेरियस ऑपरेशंस आर डिवाइडेड, वेरियस ऑपरेशंस है ना, वेरियस ऑपरेशंस आर डिवाइडेड, राइट? वन पर्सन ऑन कैश काउंटर, वन पर्सन ऑन है ना बर्गर काउंटर, वन पर्सन ऑन सॉफ्ट ड्रिंक काउंटर, ठीक है ना, वन इज डूइंग सबसे करता हाउस कीपिंग। दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्क विच मेक्स द मैकडी मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव। हाउस कीपिंग मतलब साफ सफाई, ये राइट। यही सेम क्वेश्चन मुन्ना, अब यही सेम क्वेश्चन क्या बन जाएगा? यही सेम क्वेश्चन बन गया आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। ये आएगा इन मैकडी वेरियस ऑपरेशंस आर डन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, वेरियस ऑपरेशंस आर डन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। देयर इज अ कैश डिपार्टमेंट है ना, बर्गर डिपार्टमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक डिपार्टमेंट एंड अ हाउसकीपिंग साफ सफाई वाला डिपार्टमेंट। विच प्रिंसिपल इज फॉलोड? विच प्रिंसिपल इज फॉलोड आपके लिखेंगे डिवीजन ऑफ वर्क। बोलो सर मजा ही आ गया, एमसीक्यू भी समझ में आ चुकी है बात। फिर आता भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर तुमने वो देखी है महाभारत? महाभारत है ना, देखिए ना। अब क्या मैं थोड़ा ना वीडियोस वगैरह ज्यादा लगा नहीं पाता क्योंकि कॉपीराइट चैनल पे ना कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट अटैक आ जाता है, क्योंकि किसी और की वीडियो सीरियल्स या मूवी लगा देने से ना कॉपीराइट क्लेम आता है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाता। हाँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में या आपके इमेजिनेशन पिक्चर इमेजिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। महाभारत में भैया चक्रव्यूह रचा गया, चक्रव्यूह याद आ गई बात? चक्रव्यूह में घेरेंगे अर्जुन को और अर्जुन का खल्लास, तो अर्जुन के लिए चक्रव्यूह रचा गया। कृष्ण जी ने बोला भैया अगर अर्जुन को लपेट लिया है ना तो महाभारत खत्म हो जाएगा, फिर तो गलत बात हो जाएगी, चक्रव्यूह तोड़ना बड़ा मुश्किल है भाई। तो उन्होंने भेजा अर्जुन के बेटे को अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बोला, हालांकि वो मम्मी क्या है ना, वो पहले जन्म से पहले मम्मी के पेट में वो सीख चुका था कुछ बातें, उस जमाने में लोग हाई फाई हुआ करते थे, क्या करें। तो भैया अभिमन्यु ने जिम्मेदारी ली, इंग्लिश में बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सर कृष्ण भगवान को, प्रभु आपको अपना चक्र निकालने, सुदर्शन चक्र निकालने की, मैं तोड़ूंगा चक्रव्यूह, मैं भेदूंगा चक्रव्यूह। अब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कहते हैं? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी ले ली, जिम्मेदारी। अब उसके बाद अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण जी बोल रहे हैं, मुन्ना ओ मुन्ना, मुन्ना तू अगर चक्रव्यूह भेदेगा ना हम तुझे कोई हथियार नहीं देंगे, कोई हथियार नहीं देंगे, कोई तीर नहीं, कोई कमान नहीं, है ना, राइट, कोई गदा नहीं, कोई भाला नहीं, ठीक है, कोई रिसोर्सेज नहीं देंगे। अब वो घोड़े पे जाकर टक 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 टक, सारथी उधर ले लो, सारथी उधर ले लो, कोई सारथी नहीं, है कि नहीं बात? कोई हॉर्स नहीं, भैया पैदल जा। तो कहा साहब जी भगवान जी एक काम करो, आप वहां मरवाने से अच्छा है आप ही सुदर्शन चक्र से मेरा गला काट दो, खेल यहीं खत्म कर दो, क्यों ऐसे मरवा रहे हो, क्यों कुएं में धक्का दे रहे हो मुझे, है कि नहीं बात? आपने अगर जिम्मेदारी दी है कि चक्रव्यूह तोड़ना है, पिताजी की जगह मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे रिसोर्सेज तो दो, मुझे पावर तो दो इस्तेमाल करने की, कि मेरे को रिसोर्सेज है ना, भाला तीर कमान ये सब मुझे पावर दो, मैं इस्तेमाल कर पाऊं। कृष्ण जी ने बोला ठीक है भाई 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 जो तुझे चाहिए वो ले। कृष्ण जी ने उसको जिम्मेदारी के साथ क्या दे दी? अथॉरिटी। कृष्ण जी ने क्या दे दी? जिम्मेदारी के साथ अथॉरिटी। भैया जहां जिम्मेदारी है कि नहीं बात, वहां पावर भी मिलनी चाहिए, है ना, राइट। ऐसी स्पाइडरमैन देखिए, स्पाइडरमैन का क्या डायलॉग है? स्पाइडरमैन ने बहुत तगड़ा डायलॉग मारा है, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि मैं हूं स्पाइडरमैन, है ना। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर शुड बी अ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी को बोला गया किसी भी चीज को यूज करने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताइए जिम्मेदारी। तो भैया जिम्मेदारी दी है अभिमन्यु को तो उसे पावर भी दी गई। अगर आपने किसी को पावर दी है, पहले पावर दे दी, मतलब उसके पिताजी ने, अर्जुन ने, कृष्ण जी ने उसको पहली पावर दे दी, ये ले कर जो करना है, तो उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है कि भाई इसका इस्तेमाल गलत नहीं होना और काम के लिए ही यूज करने हैं ये हथियार। ये सेम काम पुरानी महाभारत से उठाकर यहाँ मैनेजमेंट पे लगा दिया हेनरी फ्योल जी ने। हेनरी फ्योल सर ने बोला ऐसी ऐसी जैसे महाभारत में सीखा ना, अरे सर जैसे आपने महाभारत में जय काम कंपनी में लगना है। कंपनी ने आपको अथॉरिटी दे दी, कंपनी ने आपको अथॉरिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी कि भैया प्रोडक्शन करना है। एग्जांपल भी यही है। एग्जांपल देखो, मारुति कंपनी गिव्स अथॉरिटी टू प्रोड्यूस 10,000 कार्स इन 1 मंथ। ठीक है ना, प्रोड्यूस करनी है 10,000 कार इन 1 मंथ। लिख लिया, लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग पे भरोसा मत करना है ना, जल्दबाजी में लिख रहा हूँ ना, राइट। और पेन भी थोड़ा सा अजीब सा ही होता है। 1 मंथ, बट प्रोडक्शन मैनेजर, या बट ऐसे लिख दो, बट सीईओ डज नॉट गिव पावर टू विड्रॉ, कि वो विड्रॉ कर ले रॉ मटेरियल। ये है। अब ये एमसीक्यू हो गया मुन्ना, ये क्या हो गया मुन्ना, ये हो गया हमारा एमसीक्यू होगा भैया, हमारा एमसीक्यू। ये एमसीक्यू हो गया कि भैया तुम्हें जिम्मेदारी दे दी 10,000 कार बना दो 1 महीने में, लेकिन तुम्हें 10,000 कार बनाने के लिए पावर नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी कि रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल कैसे कार बना दूंगा। पेंट चाहिए, उसका ढांचा चाहिए, कार बनाने के लिए अंदर फिटिंग के लिए तार वायर भी चाहिए। फिर एमसीक्यू बनेगा किस चीज की कमी है, विच प्रिंसिपल इज लैकिंग, विच प्रिंसिपल लैकिंग। आंसर क्या दोगे, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लैकिंग। ठीक है ना, राइट। एमसीक्यू में आएगा, गोला कट से बढ़ देना, गोला कट से, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लैकिंग। मजा आ गया सर, बोलो सर मजा आ गया। और केस स्टडी में आएगा तो केस स्टडी में मुन्ना ऐसे ही आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक कर रही है। अब आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का एक, डिसिप्लिन बड़ी खतरनाक चीज है भैया। इसमें डिसिप्लिन का एक लेवल तो वो होता है लेवल 1, जो आप खुद सोचते हैं अपने दिमाग से, है ना, जो आपने खुद सोचा। तहजीब में रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई कंपनी में दंगे फसाद, है ना, रियॉट दंगे फसाद मत कर देना, तोड़ फोड़ नहीं कर देना, है ना। ये एक डिसिप्लिन है जो आपने स्कूल में भी, है ना, सीखा है, डिसिप्लिन में रहना। ये आपका बच्चों वाला लेवल होगा, जिसे आप बोल सकते हैं लेवल 1। डिसिप्लिन का मुन्ना आज मैं आपको सिखाता हूँ लेवल 2। लेवल 2 में आपको जाना पड़ेगा। एक आमिर खान की पिक्चर है, वही मैंने बताया ना, कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ डाल नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाता है चैनल पर। आमिर खान की पिक्चर है हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते थे, हम है राही प्यार के, है कि नहीं बात। उसमें आमिर खान एक फैक्ट्री चलाते हैं। आप, है ना, YouTube पे सर्च करेंगे तो ये सीन भी आ सकता है। फैक्ट्री का ऑर्डर बस 2 या दिन में, 1 हफ्ते में, मान लो 1 वीक में देना होता है कि भैया शर्ट्स का ऑर्डर, 1 वीक में शर्ट्स का ऑर्डर है कि भैया इतनी सारी शर्ट्स हमें, 1 लाख शर्ट्स हमें बनानी है। अब वो कह रहे हैं भैया 1 लाख शर्ट कुछ दिक्कत की वजह से 1 हफ्ता ही रह जाता है काम पूरा करने में। अब वो अपने एम्प्लॉयज के आगे हाथ जोड़ते हैं, तेरी यार, तेरी बहुत छोटा लग रहा हूँ मैं, बहुत छोटा लग रहा हूँ आपके सामने। रोते भी हैं, सर क्या होगा क्या होगा। बाकी एम्प्लॉय कहते हैं सर क्या होगा क्या होगा, आज बहुत छोटा लग रहा हूँ मैं, है आज बहुत छोटा लग रहा हूँ, तेरी यार आज मैं छोटा लग रहा हूँ बहुत आपके सामने, कि अपने एम्प्लॉयज के आगे हाथ फैला रहा हूँ, जिनको मुझे कुछ देना चाहिए, है जिनको मुझे कुछ देना चाहिए, तेरी यार उनको मैं, है ना, उनसे मैं कुछ मांग रहा हूँ। एम्प्लॉय कहते हैं सर आप हुक्म करें सर, आपके लिए जान दे देंगे सर, ऐसा मत करिए, रोइए मत। आमिर खान कहते हैं मुझे 1 लाख शर्ट का ऑर्डर डिलीवर करना है वरना लॉस हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री बंद भी हो सकती है, बहुत बड़ा ऑर्डर मैंने उठाया, अगर तुमने मेहनत करी और मैं इस वक्त किसी भी पोजीशन पे नहीं हूं कि मैं तुम्हें पैसा दे दूं, तो मैं तुम्हारे काम का अभी पैसा नहीं दूंगा, पैसा नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता मुन्ना मुन्नियो, पैसा नहीं दे सकता। लेकिन कसम खाता हूं, वादा करता हूं कि अगर फैक्ट्री ने ऑर्डर टाइम पे डिलीवर कर दे, वहां से पैसा आया, तो भैया तुम्हारी तनख्वाह जितनी भी है डबल पैसा दूंगा मुन्ना, डबल पैसा दूंगा, डबल पैसा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, डबल पैसा। उत्तरी और उत्तरी, अगर तुम मेरी बात मानोगे उत्तरी और, तो डबल पैसा मिलेगा। बताओ मंजूर है? फैक्ट्री के लोग मंजूर कर लेते, जी जान से मेहनत करते हैं, उस फिल्म में जी जान से मेहनत करते हैं,
और एक वीक में यानी दिन रात नाइट शिफ्ट भी चलाते हैं और एक वीक में 1 लाख शर्ट बना देते हैं, 1 लाख शर्ट बना देते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब है गंभीर बात, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात है, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात। सर अगर ऐसा हो गया, अब सारे के सारे वर्कर पहुंचते हैं किसके पास, आमिर खान के पास। सर आपने कहा था जी जान लगा दी, घर पे भी नहीं गए, 24 घंटे 24x7 एक हफ्ते से काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं सर, ओवर टाइम छोड़ो नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं। आपने कहा था डबल पैसा, सर डबल पैसा दो, डबल सैलरी दो। आमिर खान ने डबल सैलरी देने से मना कर दिया, मुंडी हिला दी, ना दूंगा, कतई भी ना दूंगा, मना किया। राइट, अगर आमिर खान ने मना कर दिया, क्वेश्चन क्या आएगा, ये नहीं कि पुलिस केस बनेगा नहीं बनेगा, अब एम्प्लॉय क्या करेंगे, क्वेश्चन ये आएगा कौन सा प्रिंसिपल लैकिंग है, विच प्रिंसिपल इज लैकिंग। आंसर पता है क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज लैकिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज लैकिंग। यानी डिसिप्लिन का लेवल 2 पता क्या होता है, डिसिप्लिन का लेवल 2 होता है मुन्ना, डिसिप्लिन का लेवल 2 होता है ये वाला गाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यानी कि ये गाना गाना पड़ेगा, लेवल 2 होता है जो वादा किया, जो वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो निभाना पड़ेगा, वो निभाना पड़ेगा। यानी लेवल 2 जाता है प्रॉमिस पर। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो तोड़फोड़ नहीं करना है, दंगे फसाद नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, ये तो डिसिप्लिन लेवल 1 होगा। लेवल 2 होता है जो वादा कर दिया वो निभाना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने लिखवाया है, ये फैक्ट्री की जगह एक्स हो जाएगा, है ना, फिर वर्कर्स हो जाएंगे, फैक्ट्री का मैनेजर बोलेगा भैया हम नहीं देंगे पैसे, तो कौन सा प्रिंसिपल लैक करता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन लैक करता है। ये एमसीक्यू बेस्ड पे भी बनता है और ये केस स्टडी भी बनती है, और केस स्टडी बनती है, इसे जीकेपीएल कर लेना, इस एग्जांपल को जीकेपीएल कर लेना। सर जीकेपीएल क्या होता है, कई बार बताया ना लाएगा तुम्हें, जीकेपीएल क्या होता है, जीकेपीएल होता है घोट के पी लेना, घोट के पी लेना, घोट के पी लेना, घोट के पी लेना। अगर क्वेश्चन में उल्टा आ जाता है, उल्टा आता है क्वेश्चन, कहता है डबल सैलरी उसने दे दी, डबल सैलरी दे दी, डबल सैलरी दे दी, डबल सैलरी दे दी, तो क्वेश्चन पता क्या बनेगा, कौन सा प्रिंसिपल आमिर खान ने फॉलो किया, कौन सा प्रिंसिपल आमिर खान ने फॉलो किया, कौन सा प्रिंसिपल फैक्ट्री ने फॉलो किया। तो यहाँ लैकिंग की जगह आंसर बनेगा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, तो आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज फॉलो। तो मुन्ना उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, मजा ही आ चुका होगा। अब सर पॉजिटिव नेगेटिव वाली बातें इन दोनों के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से। सर पहले चलो ये डिसिप्लिन वाला लिखवाया, तो अगर डिसिप्लिन होता है, ठीक है, तो अगर मैं हेनरी फ्योल के कहने पर डिसिप्लिन फॉलो करता हूं तो क्या होगा सर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में भरोसा जगेगा। एम्प्लॉय बोलेंगे भैया आमिर खान सर जी ने बोला था डबल पैसा देंगे, डबल पैसा मिला, तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ेगी, एम्प्लॉय लॉयल होगा, साथ के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, गुड रिलेशन ऑफ वर्कर विद मैनेजमेंट, गुड रिलेशन ऑफ वर्कर विद मैनेजमेंट लिख लेना, गुड रिलेशन ऑफ वर्कर्स विद मैनेजमेंट। डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आमिर खान ने पैसा नहीं दिया डबल, तो नुकसान क्या होगा, यानी कि डिसिप्लिन फॉलो ना करके नुकसान क्या होगा, राइट। अगली बार है ना, एक तो अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, बैड रिलेशन, कंपनी के बारे में एम्प्लॉय बुरा बुरा बोलेंगे, तो भैया बैड रिलेशन। कुछ हो सकता है छोड़ के चले जाए कंपनी को, कंपनी की इस बात का बुरा मान के इसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, लेबर टर्नओवर, यानी लेबर टर्नओवर का मतलब है कंपनी के एम्प्लॉयज का जल्दी जल्दी छोड़ के जाना, राइट। ये दोनों आप बात लिखेंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया अभिमन्यु को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दी गई है, किसी को पावर दी गई है तो उसको जिम्मेदारी भी दी गई है, तो अगर मैं फॉलो करता हूं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा सर, इसका पहला पॉजिटिव इफेक्ट होगा, साथ साथ लिखेंगे, ठीक है ना, एक तो ड्यूटी फिक्स हो जाएगी, कौन जिम्मेदार है ये हमें पता रहेगा, भैया अभिमन्यु ही जिम्मेदार है, तो अभिमन्यु की जगह किसी और को नहीं बेच सकता। ऐसी कंपनी में अगर एक बंदा जिम्मेदार तो भाई तू करा मेरा काम, ना मुन्ना ना कंपनी छोड़ेगी नहीं, भाई अपना काम उसे क्यों दे रहा तू, लेकिन मतलब ड्यूटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और कोई मिसयूज नहीं होता, नो मिसयूज ऑफ पावर। जो आपने अथॉरिटी दी है ना, तो अथॉरिटी यानी पावर, पावर का वो बंदा मिसयूज नहीं करे, क्योंकि आपने अथॉरिटी उसको फिक्स करके दी होगी, भाई इससे ज्यादा है ना काम नहीं करना। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ नहीं दी गई तो क्या दिक्कत आई, पहली दिक्कत, अगर आपने किसी बंदे को एक्सेस क्या दे दी सर, एक्सेस अथॉरिटी दे दी, बहुत ज्यादा पावर दे दी, तू 1 लाख या 10 करोड़ कंपनी के खाते से निकाल ले, तो वो उसे मिसयूज करेगा। और अगर आपने अभिमन्यु को अथॉरिटी दी ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी, अथॉरिटी नहीं दी, यानी कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी और अथॉरिटी नहीं दी। अभिमन्यु का सब कुछ तुझे करना है, मैं चक्री तोड़ के खत्म कर दियो दुर्योधन को, सबको, अश्वत्थामा के बाद जितने भी लोग मिले हैं ना, राइट, भीष्म पितामह सबको, और सिर्फ पावर नहीं दी, तो वो क्या करेगा बेचारा, राइट, वो काम नहीं कर पाएगा। वर्क कैन नॉट बी डन, काम हो ही नहीं पाएगा। क्या सर पावर तो दी नहीं, हथियार तो दिए नहीं, बस भेज दिया मुझे, एक्सेस है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम पूरा नहीं हो पाता। बोलो सर, समझ आगे बात, मजा ही आ चुका है, मजामा मजामा मजामा। अब आते सर यूनिटी ऑफ कमांड, बहुत सिंपल मुन्ना, बहुत सिंपल। एक एम्प्लॉय के दो बॉस है कि नहीं बात, ऐसा ना हो जाए मुन्ना, यानी कि दो बॉस मत करना, ये बोला कि दो बॉस है ना नहीं होने चाहिए, यानी देयर शुड बी ओनली वन बॉस, यानी एक एम्प्लॉय एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करे, एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करे। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, अब मान लो दो बॉस है, मैं हूं, मेरे एक बॉस है सेल्स, एक ही बॉस मैंने बना दिया है ना फाइनेंस वाला मुझे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट मत दे दीजिए ओ मुन्ना, डिस्काउंट मत दे दीजिए मुन्ना। मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, नो डिस्काउंट नो डिस्काउंट। फिर मार्केटिंग सेल्स वाला आ गया, हेलो अंकुर भैया, हाँ सर डिस्काउंट दीजिए, जो भी आएगा कम से कम 10% डिस्काउंट दीजिए, तभी माल बिकेगा भैया, हमारा ना धंधो चौपट हो जाएगा, डिस्काउंट दीजिए। अब वो कह रहा है डिस्काउंट दो। अब भैया अब मेरे अंदर क्या क्रिएट होगी, कंफ्यूजन। एक से ज्यादा बॉस हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, किसकी सुनूं, फाइनेंस की सुनूंगा तो भैया मार्केटिंग ना रहा, सेल्स की सुनूंगा तो मार्केटिंग ना रहा। इसलिए क्या बोला, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, दिस हेल्प टू अवॉइड द कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी डन और व्हेन इज टू बी डन, है कि नहीं बात। इसको दूर करने के लिए एक ही बॉस होगा, तो भैया उसी को फॉलो करना है और उसी को ही जवाब देना है। सभी तो सिंपल था, मजा की बात, मजा मार सर। पॉजिटिव, अगर मैं एक बॉस फॉलो करता हूं, एक बॉस का प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, तो मुन्ना क्या पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं। हाँ सर, पॉजिटिव क्या होगा सर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जो यहां लिखा भी है। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, एक बॉस है, उसी का काम करना है, दनादन करते चले जाएंगे। अगर दो बॉस हो गए तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, यानी यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया, यानी कि कमांड फॉलो नहीं किया मतलब दो बॉस कर लिए, तो भैया इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, डिले, कि भैया किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, और बैड परफॉर्मेंस भी है ना बिल्कुल बेकार रहेगी, मजा ही नहीं आएगा। राइट, उम्मीद है दोस्तों बात बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। आज हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है बहुत ही बढ़िया, शानदार जानदार। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बेसिक उसका क्या होता है, उसके एमसीक्यू कैसे बनेंगे, और 14 में से 4 प्रिंसिपल हमने आज कवर कर लिए हेनरी फ्योल के, जो बहुत खास थे, है कि नहीं बात। राइट, तो आपके पास अगर ये बुक है, एक मिनट मैं फिर आपको क्वेश्चन देता हूं, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है। राइट, क्वेश्चन 20 अपनी ही बुक का क्वेश्चन बैंक में जब जाएंगे एंड में, तो क्वेश्चन 20 वाली केस स्टडी करेंगे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बुक पहुंच चुकी है आपके पास, मुझे पता है, तो क्वेश्चन 20 को ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है, और एमसीक्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। राइट, क्योंकि एमसीक्यू दिलाते हैं हमें पूरे में से पूरे नंबर, चेक नंबर, अगर हमने उनको प्रिपेयर कर लिया। एमसीक्यू की सीरीज तक नहीं पहुंचे अभी तक, अरे जाओ यार, एमसीक्यू कितनी बार कह रहा हूं मैं, मेरे सर के ऊपर है ना, आगे देखोगे वीडियो में तो मेरे सर के ऊपर एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी आपको। इस एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करें और सारे के सारे एमसीक्यू नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एमसीक्यू है। तो क्या करना, क्या पढ़ते रहना, सीखते रहना, शेयर करते रहना। मैं भी लोग लेक्चर में, तब तक दुआओं में याद रखना।